नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बात। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर पीएम का जोर। द्विपक्षीय संबंधों पर भी हुई बातचीत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला। जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण हालात खराब। हिमाचल में थोड़ी राहत, लेकिन शिमला, हमीरपुर, ऊना में भारी बारिश का अनुमान। और अमेरिका में मिनियापोलिस चर्च के अंदर फायरिंग, 2 स्कूली बच्चों की मौत, 17 घायल। 23 साल के शूटर ने खुद को भी मारी गोली। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 2 देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। ये पीएम मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी। जापान के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे। इस दौरान एससीओ से इतर पीएम कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा की और क्वांटम प्रौद्योगिकी, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और स्थिरता सहित उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति स्टब ने वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भी समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति स्टब को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण दिया। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक साथ 30 नक्सलियों ने सीआरपीएफ डीआईजी और बीजापुर एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। इन पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से नक्सलियों पर दबाव बना हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और शासन के जन कल्याणकारी योजना भी ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे इलाके में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2025 से अब तक 331 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 307 ने आत्मसमर्पण किया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाद बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांव पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप है। वहीं कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, उज और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पठानकोट में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान जारी है। सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री भी पहुंचाई। नैनीताल जिले के मल्लीताल में देर रात एक बहुमंजिला इमारत में आग की लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसका शव बरामद कर लिया गया है। मौके पर मौजूद आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हथियारबंद शख्स ने शहर के कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिनियापोलिस पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 8 और 10 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमलावर की पहचान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति राइफल, शॉटगन और पिस्तौल से लैस था। उसने चर्च की खिड़कियों से गोली चलाई और फिर खुद को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापारिक मतभेदों के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा आयाम जुड़ा है। अमेरिका के सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर खुला है, जिसका उद्घाटन भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने किया। वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन, सेनेटर मारिया कैंटवेल और सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह ऐतिहासिक भवन अब भारत अमेरिका सहयोग का प्रतीक बन गया है, विशेष रूप से प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। अमेरिका में छठे भारतीय वाणिज्य दूतावास की घोषणा जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। नवंबर 2023 में अस्थायी स्थान से संचालन शुरू हुआ और जुलाई 2024 से नियमित वाणिज्यिक सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक लगभग 23,722 आवेदकों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की ओर से बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने होस्ट कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर करने, संबंधित मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक गारंटी उपलब्ध कराने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को अनुदान जारी करने की अनुमति भी दी है। इन खेलों में 72 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। बड़ी संख्या में कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया प्रतिनिधि भी भारत आएंगे, जिससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व सृजन भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को डुरंड कप 2025 का खिताब जीतने पर सम्मानित किया। इस दौरान
राष्ट्रपति ने विजेता टीम को प्रेसिडेंट्स कप प्रदान किया। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें क्लब के मालिक जॉन अब्राहम राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट्स कप प्राप्त करते नजर आए। ये चैंपियन को दिए जाने वाले 3 प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप 2025 के फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से शिकस्त देकर अपना खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली 12वीं टीम बन गई है। इस अवसर पर विजेता टीम के कप्तान रिडिम क्लांग, सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुख, डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के सदस्य, डुरंड कप आयोजन समिति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी देवघर स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 77 वर्षों से देवघर में गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं और मैं भगवान गणेश की पूजा करके बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। इसी खबर के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।